नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और स्वागत करता हूँ आपका बेसिक साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। आप जानते हैं यहाँ पे हम ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जो साइंस से रिलेटेड होती हैं। स्पेशली बायो साइंसेज से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करते हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं वो किस तरह से कैंसर सेल्स को न्यूट्रलाइज करती हैं। थोड़ा सा साइंटिफिकली डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कौन कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, क्या क्या फंक्शन रहता है। लेकिन इन जनरल मैं आपको बता दूं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो एक स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट टारगेटेड होती हैं। बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहती है, बहुत इफेक्टिव होती है। इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और जानने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से हम कॉस्ट इफेक्टिव इस पर्टिकुलर थेरेपी को बनाएं। अलग अलग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपीज अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन कॉस्ट जो है इसकी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से सभी तक ये थेरेपी पहुंच नहीं पाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो कैंसर सेल होती है, यानी ऐसी सेल जिसका जो है डिवीजन कंट्रोल नहीं रह रहा है और जो अनकंट्रोल डिवीजन फेज में जा चुकी है और इसी वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन होती है, तो किस तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उनको रोकती है और वो डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जो ट्यूमर सेल है, यहाँ पे मैं एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो ट्यूमर सेल है उसको मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो कैसे टारगेट करती हैं, क्या क्या अलग अलग मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो अलग अलग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इस सेल को टारगेट करती हैं। इसमें पहला जो मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ब्लॉकिंग का मैकेनिज्म। सेल्स में क्या होते हैं, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स होते हैं और उनसे जो है उनकी ग्रोथ कंट्रोल होती है। तो इसमें पहला मैकेनिज्म है कि जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिसेप्टर मैंने बना लिया है, उसको जो एक एंटीबॉडी होती है वो टारगेट करेगी और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ रोकेगी। तो उस एंटीबॉडी को कहा जाता है एंटी-EGF आर एंटीबॉडी, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और इसका एग्जाम्पल है सिटुक्सीमैब। तो ये हो गया दोस्तों एक मैकेनिज्म। अब आइए दूसरे मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं। उसमें क्या है कि इनहिबिशन ऑफ एंजियोजेनेसिस एक मैकेनिज्म होता है, उसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन को टारगेट किया जाता है और जो एंटीबॉडी है उसको कहा जाता है एंटी-VEGF। ये एक एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है और एंटीबॉडी का नाम है अवास्तिन एंटीबॉडी। इसके केस में जो ग्रोथ फैक्टर के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनाई जाती है और वो उसको ब्लॉक करती है। तो एग्जांपल है अवास्तिन। अब तीसरी एंटीबॉडी को डिस्कस करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को डिस्कस करते हैं। उसका मैकेनिज्म है इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर डाइमराइजेशन। जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो फंक्शन कैसे करते हैं कि वो डाइमर फॉर्म करते हैं और इसमें जो एग्जांपल है वो है परटुजुमैब। एक एंटीबॉडी होती है, उसका फंक्शन होता है उस डायमराइजेशन को टारगेट करना। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दो रिसेप्टर्स हैं, ये आपस में डायमराइज होते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ये एंटीबॉडी टारगेट करती है और ये डायमराइजेशन को ब्लॉक करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। चौथा जो मैकेनिज्म है और उसका एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे, वो मैकेनिज्म है इम्यूनो स्टिमुलेशन को टारगेट करना और इसमें जो एंटीबॉडी है उसका नाम है एंटी-CTLA4 एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो इसको मैं MAB में लिख रहा हूँ। उसका जो एग्जाम्पल है वो है इम्प्लीमुमैब। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है, ये जो टी सेल होते हैं, इसके केस में ये देखिए मैंने टी सेल बनाए यहाँ पे, उसके सरफेस पे जो CTLA4 एंटीजन है उसको टारगेट करेगी और इम्यूनो स्टिमुलेशन को इनहिबिट करेगी। अब फिफ्थ मैकेनिज्म पे आते हैं दोस्तों। जो फिफ्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, वो है कि इंडक्शन ऑफ ADCC। ADCC में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी जिसको कहा जाता है, जिसमें FC रिसेप्टर के साथ जो एंटीबॉडी बाइंड करती है टॉक्सिक साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ और दूसरे जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, और टारगेट करती है स्पेसिफिकली कैंसर सेल को इन दिस केस। इसमें जो एग्जाम्पल है हर्सेप्टिन और रिटुक्सीमैब, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इस तरह से काम करती हैं और डायग्रामेटिकली मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक एंटीजन के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी टारगेट हुई है और वो FC रिसेप्टर के थ्रू इफेक्टर सेल को
एक्टिवेट कर रही है, और जो इफेक्टर सेल है फिर ये देखिए यहाँ पे टारगेट करेगा ट्यूमर सेल को। ये हो गया फिफ्थ मैकेनिज्म। अब आते हैं दोस्तों कि जो सिक्स्थ मैकेनिज्म है वो क्या है। वो सिक्स्थ मैकेनिज्म है एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि सीरम प्रोटीन्स होती हैं और एक कैस्केड होता है उन प्रोटीन्स की एक्टिवेशन का, और एंटीबॉडीज में उसको एक्टिवेट करती है। तो इंडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी, सीडीसी जिसको कहा जाता है, इसमें एग्जांपल है हर्सेप्टिन और रिटुक्सिमैब भी इसी तरह से काम करती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं। इस तरह से जो है ये देखिए मैं आपको डायग्रामेटिकल बता रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो रहा है, और भी मैंने आपको टोटल जो है बहुत सारे मैकेनिज्म बताए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि किस तरह से अलग अलग एंटीबॉडीज़ जो हैं वो टारगेट करती है इन सारी चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जाननी ज़रूरी है कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये नॉर्मल सेल में भी हो रहे हैं, तभी जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपीज़ के हैं या दूसरी कैंसर थेरेपी के हैं, वो उन पर्टिकुलर थेरेपी को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर भी हो रही है कि किस तरह से स्पेसिफिकली उस ट्यूमर एरिया को या ट्यूमर सेल को टारगेट किया जाए ताकि जो दूसरी सेल्स के ऊपर उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं इसके बारे में जानना। उम्मीद है मुझे कि दोस्तों आपको एक सही इन्फॉर्मेशन मिली होगी अलग अलग एंटीबॉडीज़ के बारे में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में, किस तरह से जो ट्यूमर सेल को टारगेट किया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च है दोस्तों, और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें, बहुत सारी लैब जो हैं इसमें काम कर रही हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं, क्या क्या उनका फंक्शन रहता है, किस तरह से वो काम करती हैं, और उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ये टॉपिक बायोसाइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आप नॉन बायोसाइंस स्टूडेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी होती है, वो इस तरह से काम करती है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल का कंटेंट आप पसंद करते होंगे। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।